गुड मॉर्निंग माय डियर वंस अगेन। आज बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिस्टर कूलम्ब ने दिया था, जिन्होंने क्या बात कही थी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच एक इंटरेक्टिंग फोर्स होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्लास 11th में पढ़ते थे, वो हमेशा अट्रैक्टिंग था, लेकिन ये अट्रैक्टिंग एज वेल एज रिपल्सिंग हो सकता है। उन्होंने इसके ऊपर एक लॉ भी दिया, जिस लॉ में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है अगर रेडियस का स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी। बात करते हैं इस पूरे लॉ की स्टेटमेंट सहित। माय डियर, स्टेटमेंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज एन इंटरेक्टिंग फोर्स, मतलब अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग। देयर इज एन इंटरेक्टिंग फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। वर्ड ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दैट कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था। पॉइंट चार्जेस का मतलब जो चार्जेस नेग्लाइजिबल साइज के होंगे एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम। A particle said to be point if its size is negligible as compared to the separation where the interacting force exerted by it. देखिए जरा, according to this law there is an interacting force between two point charges which is directly proportional to the product of magnitude of charge. 2 कूलम्ब का है, 3 कूलम्ब का है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, ये मैग्नीट्यूड है, 2 मैग्नीट्यूड था, 3 भी मैग्नीट्यूड था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा अगर आपको क्लास 12th में 70 आउट ऑफ 70 चाहिए। बच्चे खुद में खुद आप नोट्स बनाएंगे। तो अब इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पढ़ते हैं, देयर इज एन इंटरेक्टिंग फोर्स F बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। एक चार्ज आपने Q1 माना और दूसरा Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन आपने R मान ली। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, 2 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, उतना ही दोनों के बीच इंटरेक्टिंग फोर्स भी ज्यादा होगा। लेकिन जितनी सेपरेशन ज्यादा होगी उतना ही इंटरेक्टिंग फोर्स कम होगा। यह मिस्टर कूलम्ब ने बताया था। कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिखेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R² एज इट इज। ये कांस्टेंट आप तभी लगाएंगे जब दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम होगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम नहीं है तब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन लगाएंगे। F is equals to 1/4 pi epsilon इन मीडियम, किसी भी मीडियम में। अब बात करते हैं ये एप्सिलॉन और वो एप्सिलॉन नॉट था क्या। इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम, और इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम। अब ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता क्या है, मान लीजिए 2 चार्जेस हैं और बीच का जो स्पेस होगा उस स्पेस की वो प्रॉपर्टी जो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को अलाउ करेगी, उस प्रॉपर्टी को आप परमिटिविटी बोलेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस दैट परमिट, दैट अलाउ द इंटरेक्शन, उसे आप परमिटिविटी बोलते हैं। माय डियर, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। फिक्स वैल्यू, जब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी।
लेकिन इसकी फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब बात करते हैं मैंने इतनी आसानी से इसकी SI यूनिट निकाल कैसे दी, मुझे याद कैसे रही। मैं इसकी SI यूनिट सबसे पहले निकालूंगा। We know that F is equals to 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो ε0 इज इक्वल्स टू 1/4π F Q1 × Q2/r²। यहां तक आपकी अच्छे से समझ आया। जिस चीज की मुझे SI यूनिट निकालनी होती है मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूं और लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के बाद जो लेफ्ट पर थी वो मैं राइट में ले आता हूं। तो ε0 1/4π की कोई भी SI यूनिट नहीं होगी क्योंकि एक कांस्टेंट है और क्लास 11th में हमने पढ़ा था कांस्टेंट टर्म का न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू की ना तो कोई SI यूनिट होती है ना ही डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स के नाम की आप लिखेंगे नीचे न्यूटन N, ऊपर एक कूलाम के नाम का एक चार्ज के नाम का एक कूलाम, दूसरे चार्ज के नाम का दूसरा कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर। रेडियस के नाम की मीटर, लेकिन रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। तो ε0 को आप लिखेंगे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। और यही SI यूनिट एप्सिलॉन की भी होती है। एप्सिलॉन की भी यही SI यूनिट होगी। अब अगर मैं कहूं इसकी SI यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है तो इसकी SI यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इस टर्म को यहीं छोड़ देंगे और F के पास r² को भेजेंगे और डिनोमिनेटर में Q1 × Q2। इसे मैंने यहां भेज दिया और इसे यहां पर। अब फोर्स के नाम की न्यूटन, रेडियस की मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और कूलाम × कूलाम कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ 1/4πε0 एज वेल एज 1/4πε। दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू SI यूनिट के टर्म्स में सेम है। वैल्यू नहीं, सिर्फ SI यूनिट। अब हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन एंड ε0। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए भी हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ε0 इधर ले गए आप 1/4π F एज इट इज Q1 × Q2/r²। हम क्लास 11th में सबसे ज्यादा जो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते थे वो फोर्स का पढ़ते थे mL⁻²। डिस्टेंस का भी पढ़ते थे हम L, लेकिन चार्ज का हम भूल गए जिसे पढ़ते थे हम एम्पियर × टाइम मतलब AT। ये मैं यूज करूंगा और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूंगा। 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा ही नहीं। तो F की जगह आप लिखेंगे mL⁻²। चार्ज AT, तो दोनों का एक चार्ज के नाम का AT, दूसरे के नाम का AT, तो A का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर। अब बात करता हूं मैं R रेडियस, लेंथ L, लेकिन रेडियस का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। तो ε0 का m-1 L3 माइनस का, क्योंकि 1 और 2 +3 आएगा और ऊपर जाकर के -3, ये -2 है ऊपर +2 है तो ऊपर जाकर के प्लस का 4 और A² एज इट इज। तो ε0 का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो यही डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन का भी होगा। अब माय डियर, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भी बच्चों ने मैसेज किया था सहारनपुर के ही कि विशाल सर
कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारी समझ नहीं आया, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं कोशिश करूंगा अपनी लैंग्वेज में आपको 101% सेटिस्फाई कर दूं। उससे पहले हम इसी को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। कैसे? नोट फर्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है तब वो स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। सेकंड पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, या फिर लिखेगा इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ। मतलब अगर साइज बड़ा हुआ तो कूलम्ब्स लॉ फेल। मान लो सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था कि अगर दो स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर की रेडियस ज्यादा है, ऐसे दो स्फीयर थे बने हुए, सीबीएसई में आया था, एक के पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज था और एक पर यहाँ नेगेटिव था, तो कहा क्या दोनों के बीच ये फोर्स लगेगा? अगर दोनों के सेपरेशन सेंटर से सेंटर तक आ रहा है तो आपको लिखना था नहीं। अब तो रेडियस ये बची कुल, अगर इसकी रेडियस a रही होगी और इसकी रेडियस b रही होगी, तब r की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो r माइनस a प्लस b करेंगे। तो अब तो f ये होगा r माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट आपको 0 से ज्यादा दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे 0 से ज्यादा किस कंडीशन में हो सकता है। या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, प्लस 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 टर्म 0 से बड़ी होती है, तब रिपल्सन फोर्स होगा। और अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 से, ये ऐसा भी हो सकता है दोनों माइनस में हो, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस भी 0 से बड़ा होता है, तो भी रिपल्सन। लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा है तब एक प्लस होगा और एक नेगेटिव, और आंसर माइनस में आएगा, और माइनस 0 से छोटा होगा, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अभी बात यहां तक थी। अब अगर मैं बात करूं, कहीं आपको 2 डिजिट आपको कह दिया गया कि 2 पार्टिकल हैं, एक A और एक B, 2 पार्टिकल हैं, और दोनों पार्टिकल का प्रोडक्ट, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट 0 है, तब आप इसे 4 पॉइंट दे दिए गए आपको कंपटीशन में कि बताइए A इलेक्ट्रॉन है, B प्रोटॉन है, या B प्रोटॉन है, A इलेक्ट्रॉन है, या A न्यूट्रॉन है, B न्यूट्रॉन है, या A न्यूट्रॉन है, B प्रोटॉन है। तो आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे? आप ऑप्शन वो चूज करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। 0 के बराबर प्रोडक्ट तब जा सकता है जब एक पार्टिकल न्यूट्रॉन रहा हो और दूसरा चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन, तभी 0 के बराबर 2 पार्टिकल के चार्ज का प्रोडक्ट हो सकता है। या फिर देखिएगा, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि दोनों प्रोटॉन होंगे, क्योंकि दोनों का जो अगर दोनों प्रोटॉन होते हैं तो रिपल्सन होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी रिपल्सन होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। 0 से, जब दोनों रिपल्सन होगा तो 0 से बड़ा होगा। और अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो 0 से छोटा होगा, तब भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों न्यूट्रॉन है तो भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल 0 × 0 = 0। ये सब बकवास है। अगर A और B दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो एक टर्म अगर 0 है तो दूसरी नॉन 0 होगी 100%। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
भाई थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा और नोट साथ साथ बनाइएगा। सबसे पहले आप एक 2 डायमेंशन फिगर कंसीडर कर लेंगे, एक एक्स एक्सिस मान लेंगे और एक वाई एक्सिस और एक ओरिजिन। और मैंने मान लिया आप यहाँ खड़े हैं और 2 चार्जेस को नोटिस करते हैं। एक चार्ज ये है यहाँ पर ए पॉइंट पर Q1 चार्ज और एक बी पॉइंट पर है Q2 चार्ज। मान लीजिए आप इसे जब यहां से देखते हैं तो इसका ये पोजीशन वेक्टर आप R1 वेक्टर लेते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर आप R2 वेक्टर लेते हैं। दोनों का रिजल्टेंट आप मानते हैं R12 वेक्टर। 2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच फोर्स लगा और दोनों के बीच फोर्स किस डायरेक्शन से लगा, यही सीखने के लिए हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर इतना ही फोर्स ये लगाएगा और इसके ऊपर इतना ही फोर्स ये लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 10 साल का और एक आदमी है 30 साल का, तो ज़्यादा फोर्स कौन सा किस पे लगाएगा? आपके दिमाग में एकदम आया कि 30 साल का ज़्यादा फोर्स लगाएगा 10 साल के बच्चे पर। गलत। दोनों एक दूसरे को बराबर गालियां दे सकते हैं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे पर बराबर लगा सकते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। मान लीजिए ये छोटा मास है और ये बड़ा, ये फोर्स कितना लगाएगा इस पे? इतना। और छोटे वाला कितना लगाएगा? इतना। अरे भाई दोनों का प्रोडक्ट A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ही तो होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम रहा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन तो सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। छोटा पार्टिकल बड़े पे इतना ही फोर्स लगा सकता है जितना बड़ा छोटे पर। ये पढ़ने के लिए हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। Let us consider Q1 and Q2 are 2 point charges placed at point A and point B. ये मैंने थ्योरी में लिखा। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और ये दोनों के सेपरेशन का रिजल्टेंट। अब आप क्या लिखेंगे? F12। सबसे पहले मान लीजिएगा Q1 के ऊपर एक F1 फोर्स लगा, फोर्स एट Q1 लगाया किसने? Q2 ने। तो आप क्या कहेंगे? ड्यू टू Q2, और बहुत छोटा सा ही 2 लिखेंगे आप, जितना छोटा आपने इसके पैरों में F के 1 लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा। इसका मतलब है फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2। तो क्या लिखेंगे आप? फोर्स एट Q1। जब आप लिखें यहाँ ड्यू टू Q2 तो यहां भी आप 2 लिख देंगे। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे? F21 फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1। दैट्स इट। अब यूजिंग कूलॉम्स लॉ क्या था जी? F इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म के लिए इस मैग्नीट्यूड में अगर मैं डायरेक्शन की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर बन जाएगा। इन वेक्टर फॉर्म F के ऊपर आप वेक्टर साइन लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अभी भी स्केलर है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई इसकी डायरेक्शन से कर दूं तो एक वेक्टर बन जाएगा। फोर्स हमेशा सेपरेशन के अलोंग लगता है, मतलब डिस्टेंस के अलोंग लगता है, तो आप डायरेक्शन डिस्टेंस को मानेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वेक्टर फॉर्म में तैयार। अब हम निकालेंगे यहां F12, मतलब चार्ज Q1 के ऊपर Q2 ने कितना फोर्स लगाया। फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2 F12 वेक्टर। तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और दोनों के बीच आपने सेपरेशन क्या मानी हुई है? R12 का स्क्वायर। अब है आपकी मेन चीज, अब है फोर्स लगा 2 से 1 की तरफ, तो आप यहां डायरेक्शन लिखेंगे R और 2 से 1, यहां 2 से 1 लिखेंगे। याद रहे आपको, फोर्स 2 से 1 की तरफ लगा है तो आप 2 से 1 इस तरफ चलेंगे। यहां अगर 12 है तो यहां 21 होगा, 12 21। इस इक्वेशन को आप मान लेंगे फर्स्ट। अब फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1
तो F21 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ये मैंने 12 ही इसलिए लिखा क्योंकि सेपरेशन एक ये है और इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर स्केलर होता है और स्केलर में आप डायरेक्शन की जरूरत नहीं समझते, तो ये आप जो का त्यों रखेंगे। अब R भी आपने लिखा, लेकिन अब फोर्स 1 से 2 की तरफ है, तो 1 2, यहाँ 21 है तो यहाँ 12, यहाँ 12 था तो यहाँ 21। ये इक्वेशन सेकंड। अब माय डियर, हम क्लास 11th में पढ़ करके आए हैं, ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, जहां इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट। तो आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F2 वेक्टर। इसका मतलब ये भी होता है कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को कूलॉम्स लॉ फॉलो करता है। तो आप लास्ट में कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कई बार हम बुक्स में इनकी वैल्यू यहां रख देते हैं और उस टर्म में भी आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से? आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होती है, तो R12 की वैल्यू आर वेक्टर 12 अपॉन R12 का मॉडुलस, और इसे लिखते हैं आप दूसरे में से पहला माइनस करते हैं R1 वेक्टर अपॉन R12, और ये वैल्यू उठा करके आप यहां रख सकते हैं और आपको ये इस टर्म में इस तरीके से आंसर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यहाँ था और डिनोमिनेटर एक ये भी आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा और ऊपर बचेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से आप F21 को भी निकाल सकते हैं, वो वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 का क्यूब भी रखेंगे आप, मैंने कहा था ना ये 1/2 आप 1/2 ही रखेंगे, यहां चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी में है। ऊपर आ जाएगा आपके पास R वेक्टर माइनस 2 वेक्टर, ये भी सही है। लेकिन मेरी मानिए आप क्लास 12th में आप ये करके आइएगा, कम करने के बाद भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, कॉल करके भी बच्चों ने बहुत ने कहा मुझे कि सर कुछ समझ नहीं आया। आकाश इंस्टीट्यूट के भी कुछ बच्चे थे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ समझ नहीं आया और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ आप 8-9 मिनट और दे दीजिए, समझिएगा बहुत ध्यान से कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम पढ़ते क्यों हैं? अगर आपको डेरिवेशन से पहले ये पता चल जाए कि आप उस डेरिवेशन को पढ़ते क्यों हैं, जो डेरिवेशन आप कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा डेरिवेशन में। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम एक चार्ज को मान लेते हैं Q0 और इसके चारों तरफ हम बहुत से चार्जेस मान लेते हैं Q1, Q2, Qn, और हम मानते हैं कि हम निकाल सकते हैं कि सभी चार्जेस मिलकर के एक Q0 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को, नेट फोर्स को निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज सभी चार्जेस के बीच में फंस गया तो उसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा। ओरिजिन मानेंगे आप इसे एक्स एक्सिस मानेंगे, इसे आप वाई एक्सिस मानेंगे, जैसे कि हमने अभी पहले डेरिवेशन में किया है। इसका पोजीशन वेक्टर आप यहां से R0 वेक्टर ले लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर आप यहां से R1 वेक्टर ले लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर ले लेंगे और इसका R2 वेक्टर ले लेंगे आप। अब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होगी, ये सेपरेशन आप R02 मान लेंगे। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है इसे आप R01 मान लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? इन दोनों के बीच जो सेपरेशन होगी वो आप R0n मान लेंगे।
आप इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं कि आप इसे 1 2 0 मान लें, इसे आप 1 0 मान लें और इसे आप n 0 मान लें। जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा मान सकते हैं। अब ये सेपरेशन हो गई इस चार्ज से, ये सेपरेशन इतनी और ये सेपरेशन आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर Q0, Q1, Q2 डैश 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 Qn चार्जेस, जहां R0 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, Q0 है, R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, similarly R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 and Rn वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Qn, R10 सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q0। इसके बाद R20 सेपरेशन बिटवीन, ये सेपरेशन है Q2 एंड Q0। इसके बाद Rn0 मतलब सेपरेशन बिटवीन nth चार्ज एंड Q0 चार्ज। अब आप यूज करेंगे यहां कूलॉम्स लॉ, लिखेंगे हम फ्रॉम कूलॉम्स लॉ जो F होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। हम कहेंगे फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q1, मतलब फोर्स एट Q0 उसे आप F0 मानेंगे, लेकिन Q1 ने लगाया है वो फोर्स, तो Q1 ने जब फोर्स लगाया है तो आप क्या लिखेंगे यहां 1B, फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q1। इसी तरीके से आप F10 निकाल लेंगे, F02 निकाल लेंगे, F0n निकाल लेंगे। अब फोर्स F10 मतलब फोर्स एट Q0 ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर। अब फोर्स लगा 1 से 2 की तरफ, तो आप यहां लिखेंगे 10 F02 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R20 का स्क्वायर, और फोर्स लगा 2 से 0 की तरफ, तो 2 से 0। सिमिलरली आप F0n वेक्टर भी निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर आप लगाएंगे, फोर्स लगा n से 0 की तरफ, तो Rn0। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, इसे आप सेकंड मानिएगा, इसे इक्वेशन थर्ड मानिएगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नेट फोर्स निकालना है तो सभी फोर्सेस को ऐड कर दीजिएगा। मैंने सभी फोर्सेस ऐड कर दिए क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने नेट फोर्स निकालने के लिए ही पढ़ा है। अब F वेक्टर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें और इस टर्म में Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म कॉमन आएगी, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर R0 10 प्लस Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर R0 20 एंड प्लस Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर R0 n0। अब आप इस सारी टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब समेशन ऑफ ऑल टर्म्स Qi अपॉन Ri0
आई 0 आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये आपके पास आंसर। ये लिखा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब है सभी टर्म्स का सम i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। जब आप i की वैल्यू 1 रखें तब यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मिलेगी। जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे, तब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होने पर आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मिलेगी। और ये साइन सभी को ऐड कर देगा और आप नेट फोर्स एट Q नोट ड्यू टू Q1, Q2 एंड Qn चार्जेस निकाल लेंगे। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से मैं बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक का पढ़ाता हूँ फिजिक्स। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको समझ कैसा आया, और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल अगर आपने नहीं किया हो, ताकि आपको नई अपडेट चैनल पे मिलती रहे। वैसे मैं एक अभी वीडियो आपको YouTube पे अपलोड करूँगा आपके लिए। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा क्यों होता है। थैंक यू माय डियर, दैट्स ऑल फॉर द डे।